नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा होगी अल्पसंख्यक वोटों पर, अल्पसंख्यक राजनीति पर बिहार की। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं रंजीत झा जी। आपको हम बताएं कि बिहार में अल्पसंख्यक वोट पर सबकी नजर रहती है और नीतीश कुमार का हमेशा प्रयास रहता है कि ये वोट हमारे साथ रहे। अभी आपको बताएं, बिहार में बीपीएससी का रिजल्ट आया और इसमें जो है अल्पसंख्यक छात्र जो निकले हुए थे उन पर काफ़ी ज़्यादा सरकार की तरफ से फोकस किया गया। सामाजिक कल्याण मंत्री हैं जमा खान, वो आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री के ही कार्यों का फल है कि कोचिंग शुरू हुआ और बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो बीपीएससी में निकले। बात करेंगे हम रंजीत झा जी से आखिर कि सर आखिर ये एकाएक पहले कभी ऐसा नहीं होता था, इस बार इतना फोकस करने का जरूरत पड़ा कि अल्पसंख्यक जो कल्याण मंत्री हैं वो आते हैं, पीसी करते हैं सिर्फ इसी के लिए कि बीपीएससी में इतने छात्रों ने, अल्पसंख्यक छात्रों ने पास करके ये किया। कारण क्या है आखिर सर? दो चीज समझना होगा आदेश जी। एक बात ये कि इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ वहां पर जदयू ने अल्पसंख्यक को टिकट तो दिए, लेकिन सफलता के नाम पर नील बटा सन्नाटा रहा। कोई विधायक जीत करके नहीं आया। अभी जो ये जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपने बताया कि वो जानकारी दे रहे थे कि अल्पसंख्यक समुदाय से 97 बच्चे पास किए, जिसमें से 51 जो है सीएम नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए कोचिंग, हज भवन में जो कोचिंग शुरू किया गया था कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लोग वहां पे आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वहां से सफलता हासिल हुई है। स्पेशली ये बोलने के लिए आए। अब ये भी गौर कीजिए, ये जो जमा खान है वो भी नीतीश कुमार के लिए किराए वाले लोग हैं, क्योंकि ये बीएसपी में थे। यहां से इनको तोड़ करके लाया गया, क्योंकि इकलौते थे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। वो चुपचाप से जदयू में शामिल हो गए। अब वो जदयू के नेता कहलाते हैं और गिफ्ट के तौर पे उन्हें मंत्रालय सौंप दिया गया। अब यहां से देखिए, जरूरी यही बात है कि अल्पसंख्यक को इस बार नोटिस कराने की जरूरत क्यों पड़ गई नीतीश कुमार को। सबसे बड़ी बात यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी जदयू है वहां पर अल्पसंख्यक का रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में खत्म हो गया। तो अब रास्ता क्या बचा था? उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, जमा खान को तो ले आए, बावजूद इसके मुस्लिम वोटर्स नाराज क्यों हैं उनसे? आखिर नीतीश कुमार अगर सोशल इंजीनियर हैं तो उनसे मुस्लिम तबका नाराज क्यों हुआ? मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करने के बावजूद भी कोई मुस्लिम उनको वोट क्यों नहीं दिया? ये बहुत बड़ा सवाल था। जाहिर तौर पर इस बड़ी जो हार इसको कही जाए कि मुस्लिम के बीच भरोसा नीतीश कुमार का खत्म हुआ, तो उसे वापस कैसे पाया जाए, इसको लेकर के गहन चिंतन की आवश्यकता पड़ी होगी, विश्लेषण हुआ होगा, जहां से पता चला होगा कि अब कैसे मुसलमानों को खुश किया जाए, उन्हें कैसे बताया जाए कि आज भी हम आपके साथ हैं। तो छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ने की शुरुआत हुई। जमा खान को पहले लाया गया, उन्हें गिफ्ट दिया गया कि आप अल्पसंख्यक मंत्री बन जाइए, वो बन गए। इसके बाद जाकर के अब मुसलमानों के बीच, वहां जो मुसलमान जनता है उनके बीच पकड़ कैसे हो, तो बीपीएससी भी एक बड़ा माध्यम साबित हो सकता है। वह यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में और सरकार में जो अल्पसंख्यकों की भागीदारी है वो हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमने एक मंत्री भी दिया, और दूसरी बात यह है कि हमने जो है बीपीएससी के जरिए इतने सारे कैंडिडेट को अपने एंड से तैयारी करा करके समाज में भागीदारी सुनिश्चित करा दी है कि ये लोग अफसर बन के जाएंगे, अधिकारी बनेंगे, तो आपके ही वर्ग के, आपके ही समुदाय के लोगों का भी कल्याण करेंगे। जाहिर तौर पर अफसर बनेंगे तो स्वाभाविक है समाज का कल्याण होगा। समाज में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, सब धर्म है, सबके लिए होगा। लेकिन मुस्लिम कोई जीत के जाता है या परीक्षा पास करके जाता है तो वह उस समाज की जो है प्रतिनिधित्व भी करता है। तो ऐसे में यह दिखाने की कोशिश हो गई। इसमें भी आपने ही कल सवाल खड़े किए, क्योंकि जैसे ही जमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी कि 51 बच्चे हज भवन से पढ़ के निकले, तो उसमें से कुछ आपने ही इंटरव्यू किया है जिसमें यह बताया गया कि वो लोग वहां पढ़े ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमने सेल्फ स्टडी की है। जब सेल्फ स्टडी की है तो इतनी जरूरत कैसे पड़ गई कि आपने बिना जांच परख, बिना तैयार किए हुए नाम आपने डाल दिया लिस्ट में, और उनसे बुलवा रहे हैं कि आप जो है हमारे यहाँ पढ़े, आप लिस्ट जारी कर देते हैं। इससे क्या मुसलमानों के प्रति भरोसा आपका बढ़ेगा? ये बात सोचना पड़ेगा। तो बीपीएससी वाले का सवाल जो आप उठा रहे हैं कि यह क्यों इसकी जरूरत पड़ गई, सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने आप को फिर से खड़ा करना है, क्योंकि इस बार कमजोर है। आपने फिर से खड़ा करने की बात कही,
लेकिन बीजेपी शायद इनको खड़ा होने नहीं देना चाहती है, क्योंकि देखिए तो अभी बांका में ब्लास्ट हुआ तो हरिभूषण ठाकुर जो है उनका बयान आता है कि मदरसों पर मस्जिदों पर ताला लगा देना चाहिए क्योंकि यहाँ आतंकवादी बनते हैं। और आपको बताएं कि सहयोगी जो है केवल मांझी का सपोर्ट मिला उनको, बाकी मुकेश सहनी का भी सपोर्ट नहीं मिला इनको जदयू को। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सपना है, ये जो एक तरफ जो तीर छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार, बीजेपी इसमें बीच में आके खड़ी हो जा रही है? क्या लग रहा है आपको सर? बीजेपी बिल्कुल बीच में खड़ी हो जा रही है, लेकिन इसमें हम एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहेंगे। गठबंधन तो है एनडीए का बीजेपी के साथ। अब यहाँ समझिए, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। 1985 की हम बात करते हैं, जब संयुक्त सदन हुआ करता था, उस वक्त बताया जाता है कि 34 विधायक मुसलमान अल्पसंख्यक जीत करके आए थे सदन में। उस वक्त मुसलमान की जो सोच थी वो खुले मन से वोट करते थे। उस वक्त बीजेपी कोई फैक्टर नहीं हुआ करती थी कि बीजेपी के वजह से हम जो है यहाँ पे वोट न दें। ताकत नाम का कोई चीज हाँ, सांप्रदायिक ताकत नाम की कोई चीज नहीं थी। उस वक्त जो है मन में ऐसी कोई शंका अवधारणा नहीं होती थी मुसलमानों को। लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है आदेश जी। अब मुसलमानों का मतलब ही होता है बीजेपी का विरोध। अगर बीजेपी के खिलाफ कोई दूसरे भी समुदाय का कैंडिडेट खड़ा है, दूसरी पार्टी से खड़ा है, तो ये लोग उनको वोट दे देंगे, लेकिन मुसलमान जो है भाजपा को वोट नहीं करेंगे। अब स्थिति इस तरह की हो गई है, जिससे क्या है कि मुसलमानों की सोच पर ही सवाल खड़ा होता है। मैं एक वरिष्ठ पत्रकार का एक विश्लेषण पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि मुसलमान खुद ही अपने समुदाय के लिए घातक बन जाते हैं। तो उसका कारण यह भी है, क्योंकि अगर सिर्फ बीजेपी के पर नफरत दिखाने के लिए आप किसी भी गलत कैंडिडेट को चुनने के लिए तक तैयार हो जाते हैं, यही नतीजा है। मैं गलत कैंडिडेट या कुछ भी कहूं, यह अलग बात है, आरोप मैं नहीं लगाना चाहता कौन गलत कौन सही, लेकिन बिहार में बाहर के पार्टी की जो एंट्री हुई वो भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि नीतीश कुमार पर मुसलमानों ने भरोसा नहीं जताया और न ही भाजपा पर। भाजपा पर तो पहले से भी भरोसा नहीं होता है। ओवैसी की एंट्री होती है, पहली बार में ही 5 सीट जीत करके दिखा देते हैं। तो यह कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा करता है कि मुसलमान की मंशा क्या है। उनका अगर मकसद बीजेपी विरोध के नाम पर किसी को भी वोट दे करके अपने राज्य में खड़ा कर देना है, अपने विधानसभा क्षेत्र में खड़ा कर देना है, ये सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर बिहार के मुसलमानों पे आपको भरोसा जो है वो उस बिहार की पार्टियों पे क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार ने भरोसा क्यों खो दिया मुसलमानों का? आखिर कारण क्या है? जिसका अभी आप कह रहे हैं भाजपा की बात, भाजपा से स्वाभाविक तौर पर मुसलमान जो है वो कटती है। ऐसे भी नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो भी रिश्ते हैं वो जग जाहिर है कि गड़बड़ियां चलते रहती है, अंदरूनी कला होती रहती है। और बीजेपी के विधायक के द्वारा जो दिया गया बयान है, हरिभूषण ठाकुर का जो बयान दिया हुआ है, वो बयान विवादास्पद तो है ही कि मदरसे में मस्जिद में जो है सिर्फ धार्मिक और आतंकवादी बनने की शिक्षा दी जाती है, तो ऐसे में इसको बंद कर देना चाहिए। इस पर कई लोग जो है अलग अलग स्टैंड रखते हैं, अलग अलग राय रखते हैं। जाहिर तौर पर कोई भी सेक्युलर छवि बनाने वाला व्यक्ति वो इस तरह का बयान देगा नहीं, और कोई बयान देगा तो उसकी निंदा भी करेगा। और नीतीश कुमार सेक्युलर छवि वाले माने जाते हैं, उनकी छवि ही ऐसी है, वो करे तो क्या करे, कैसे बोल सकते हैं? बीजेपी के साथ खड़े भी नहीं हो सकते, और बीजेपी उनको पिंच करते रहती है, उन्हें नुकसान देते रहती है। तो इससे क्या होगा कि मुसलमान कभी नीतीश कुमार पे भरोसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप मुसलमानों के हितैषी अभी भी बनने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप भाजपा के साथ खड़े क्यों हैं? मुस्लिम मानसिकता के अनुसार। क्योंकि आज के डेट में मैंने कहा 1985 के बाद जो अवधारणा बनी कि भाजपा मतलब मुस्लिम विरोध, तो वही मुसलमानों की जो अवधारणा है कि अगर नीतीश कुमार मुसलमानों के साथ हैं तो फिर आप भाजपा के साथ क्यों खड़े हैं? यह सवाल तो उठेगा ही। दरअसल यही कारण है कि बीजेपी भी बार बार ऐसे पटे स्टेप लेकर के, ऐसे बयान दे करके नीतीश कुमार को कमजोर रखे रहना चाहती है कि वो कभी भी अब जो है वो छवि ना बना सकें जो सोशल इंजीनियर की छवि उनकी बनी, जो मुसलमानों के बीच उन्होंने भरोसा जताया। अब देखिए ना, हमने कहा कि 1985 से पहले जो है 1985 वाले में 34 विधायक जीत करके आए थे मुसलमान के, अल्पसंख्यक के। तो लेकिन 2019 में बताया जो 20 वाला जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें मात्र 19 विधायक जीत करके आए। नीतीश कुमार की पार्टी को कुछ नहीं मिला, और इसको मिला राजद को 8 लोग जीत के आए। उसमें भी बताया जाता है कि जो आबादी है यादव मुसलमान, जो MY समीकरण की बात होती है, तो दोनों में 3% का मार्जिन है। 3% आबादी जो है यादव के मुकाबले मुसलमान की अधिक है बिहार में। लेकिन मुसलमान फिर भी वहां पे टिकट देने की जब बारी आई तो बहुत कम लोगों को टिकट दिया गया, और जिसमें से जीत के आए तो वो 8 लोग जीत करके आए। 4 लोग कांग्रेस जीत करके आए, 1 लेफ्ट का जीता, और 5 लोग ओवैसी की पार्टी से AIM-IM से जीत करके आए।
तो इस तरह का पूरा समीकरण बना, जो एक था बीएसपी वाला वो उठ करके नीतीश कुमार के साथ चले गए। वो चले गए ताकि नीतीश कुमार पुरजोर कोशिश किए कि हमें मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्टी से खत्म हो गया है, आप नहीं आएंगे तो हम लोगों के बीच क्या रह देंगे, क्या संदेश देंगे। यही कारण है कि नीतीश कुमार अब मुसलमानों के तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है उन्हें साधने के लिए अब अलग अलग कदम उठा रहे हैं, क्योंकि राजद के पास तो है दिखाने के लिए, कांग्रेस के पास तो है। एक चीज पूछना मैं चाहूंगा कि नीतीश कुमार हमेशा एक गोधरा को लेकर नरेंद्र मोदी के जब बचाव में रहते थे तो कहते थे कांट की हाड़ी कितना बढ़ चढ़ेगा। तो क्या नीतीश कुमार को ये लगता है कि बीजेपी के साथ रह के भी वो मुसलमानों को अपने तरफ कर लेंगे? क्या उनका प्रयास जो है ये कांट की हाड़ी की तरह ही है कि दोबारा एक बार चलाने के बाद फिर दोबारा चढ़ा रहे हैं? वो सियासत की तस्वीर आदेश जी कभी भी बदल जाती है, पलट जाती है। लोग नीतीश कुमार को ये उपाधि भी मिली हुई है विपक्ष के द्वारा, उनके पुराने सहयोगी के द्वारा, कि ये पलटू राम कहलाते हैं। तो सियासत और मुसलमान की अगर हम बात करेंगे तो मुसलमान तभी नीतीश कुमार के प्रति भरोसा दिखाएंगे जब वो भाजपा का साथ छोड़ेंगे। तो उस वक्त भले ही वो साथ खड़े रहते थे, बाद में उन्होंने आपने देखा ही CAA NRC से विवादित मुद्दों पर वहाँ पे मौन समर्थन और यहाँ पे आकर के विवाद खड़ा कर देते थे बिहार में। तो ऐसे में वह चाहकर भी संदेश देना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान भरोसा नहीं कर रहे हैं इन पे। अगर करते तो विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन होता, लेकिन अब जो है जोड़ तोड़ की राजनीति नीतीश कुमार भी शुरू करने लगे। इधर से तोड़ करके इसको मिलाने की कोशिश, अब देखिए लोजपा को तोड़ करके मिलाए थे, उसमें से मटिहानी वाले विधायक को, राजकुमार सिंह को वहां से ले आए, इनको ले आए, बीएसपी वाले को ले आए, जदयू में मिला लिए। चर्चा तो यह भी होने लगी थी कि ओवैसी के पार्टी के विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा फिलहाल तो कुछ होता दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुई है, सियासत फिर से गर्म हो रही है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। बार बार नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है, नीतीश कुमार के डिफेंस में कुछ लोग खड़े होते हैं, कुछ लोग अभी भी विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे अटपटे बयान से ही तो सियासत गर्म होती है, फिर वहीं से तो कोई दिशा निकलता है। और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जब जब नीतीश कुमार को ये अल्पसंख्यक वोट का जब मोह पकड़ता है तो वो उनकी कुर्सी और सियासत के लिए भारी हो जाता है। जैसे कि आप देखिए सर कि नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री बनना था तो सेकुलर छवि और मुसलमानों को लेकर ही उन्होंने साथ छोड़ दिया, कमजोर पड़ गए। उसके बाद लालू यादव जिनको गाली दे देकर सत्ता प्राप्त किए थे उनके साथ मिलना पड़ा, फिर उसके 2 साल बाद भी वहां से भी उनको सरेंडर करना पड़ा। तो फिर नीतीश कुमार फिर उसी सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या फिर एक बार पटकनी खाएंगे, बहुत जोर से खाएंगे? क्योंकि ये दोहरा काम है, केंद्र में आप साथ हैं और बिहार में आप नियमों को नहीं लागू होने देना चाहते हैं। क्या इतना वो मुसलमानों को बेवकूफ़ समझते हैं कि BPSC में देने पर, एक मंत्री बाहर से चुरा कर ला के बना देने पर मुसलमान उनके साथ हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अभी जो आप चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र में साथ होकर के बिहार में जो इस तरह की बयानबाजी चल रही है, नीतीश कुमार इस बार आप भी जानते हैं कि कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पे जाने जाते रहे हैं। इस बार की जो सरकार बनी है उसमें बीजेपी के रहमो करम पर ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। वो खुद एक्सेप्ट भी करते हैं कि भाजपा ने हमें कहा कि आप आकर के बन जाइए, लेकिन भाजपा लगातार इन 5 सालों तक, अगर ये सरकार टिकती है तो 5 सालों तक में नीतीश कुमार को इतना खोखला कर देगी, वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, उम्र का भी तकाजा हो जाएगा, तो जदयू की हालत खराब हो जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए कितना भारी पड़ेगा? भारी तभी पड़ेगा कि अब अगर नीतीश कुमार दल बदलना चाहेंगे तो शायद कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि दल बदलने का ही इनको नुकसान हुआ कि कोई भी जो है मुसलमान इन पे भरोसा नहीं जताया। तो इस बार भी अगर कुछ सियासत गर्माती है तो आपको माजी सैनी का जो स्टेटमेंट आप लगातार देख ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ ये एक खेल शुरू हुआ है। लालू यादव के जन्मदिन के साथ ये कि खेल शुरू हो गया है कि उस दिन सबको, हर कोई अब मिलने जुलने लगा है, आपस में भेंट मुलाकात हो रही है। तो आगे चल करके कोई सियासी रंग अगर पलटता है, नया रंग आपको दिखता है, बदलता हुआ रंग दिखता है, तो वह नीतीश कुमार को नुकसान ही करेगा। क्योंकि अब जब कहीं जाएंगे, पुराने जगह पे अगर जाएंगे, महागठबंधन में जाएंगे, वहां पर इनको कोई एक्सेप्ट करने के लिए कई शर्तों पे झुकना पड़ेगा। जिस हिसाब से वो भाजपा के साथ शर्तों पे झुके हुए हैं, उसी तरह वहां भी इनको झुकना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार को केंद्र का चेहरा बना करके साइड किया जाए और महागठबंधन की सरकार में जदयू रहे तो, लेकिन सीएम आपको तेजस्वी यादव दिखाई पड़ जाए, तो कई चीजें हो सकती हैं। बहरहाल मुद्दा अभी मुस्लिम का है, इस पे कभी अलग से हम लोग चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। एक और इसी में मेरा प्रश्न है कि आखिर आपने एक शुरू में शब्द कहा कि वो मुसलमान जो है अपने लिए ही खाई खोद लेते हैं इस वोट के पॉलिटिक्स में।
तो खाई क्या आपका इशारा आरजेडी की तरफ है कि उन्होंने आरजेडी ने वोट तो लिया लेकिन उनको कुछ दिया नहीं? बिल्कुल, ये बताया जाता है, जो विश्लेषण में देखता हूं वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा, या खुद भी जो आकलन करता हूं, उसके मुताबिक यही स्पष्ट होता है कि मुसलमान लोगों का वोट राजनीतिक पार्टियां ले तो लेती हैं, लेकिन जो मिलना चाहिए, जो उम्मीद रखा जाता है, वो उम्मीद पूरी नहीं होती है। यही कारण है कि लालू यादव भी कहते हैं कि इतने % मुसलमान हमारे साथ हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है, रिप्रेजेंटेशन की बारी आती है, तब वो टिकट की सीट कम कर देते हैं, कम कैंडिडेट को खड़े करते हैं, उसमें से कुछ जीत के आते हैं। जाहिर तौर पे अगर संख्या कम होगी, यादवों से कम, परसेंटेज ज्यादा है। यही बात मैं कहना चाहता हूं कि MY समीकरण की अगर वो बात करते हैं कि इसी वजह से जीतते आए हैं, तो MY समीकरण में M का ख्याल ही थोड़ा कम रखते हैं। 2020 में बता दें आपको कि 55 सीट यादवों को दिया गया था और मात्र 18 सीट मुसलमानों को दिया गया था, जबकि 14% यादव हैं और 17% मुस्लिम है बिहार में। हाँ, 3% का मार्जिन है। तो अगर देखा जाए तो अगर आपको मुसलमान की तरक्की करनी है तो प्रतिनिधित्व तो दीजिए, क्योंकि आपने बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम को ऐसा बना दिया है जो कास्ट और रिलीजन से अब तक ऊपर नहीं उठ सका है। क्योंकि हर किसी का कोई जात वाला जाता है तो उसे उम्मीद हो जाती है, कोई समुदाय का जाता है तो उम्मीद हो जाती है कि अगर विधानसभा में गया है, सदन में गया है, विधान परिषद में है, तो वो अपने कौम के लिए, अपने समुदाय के लिए उनकी बातों को रखेगा, उनके हक के लिए लड़ेगा। लेकिन जब आप टिकट ही कम देंगे, जब इतनी आबादी के बीच आप इतने कम टिकट देंगे, तो फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो ठगे तो जा रहे हैं ना, तो ये तो ठगना ही हुआ। ऐसे में अगर देखा जाए, मैंने वही शुरू में कहा कि अगर मुसलमानों का मतलब होता है भाजपा का विरोध, मुस्लिम वोट का मतलब, तो अगर बीजेपी का कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी अगर खड़ा हो जाए तो भी उसको वोट नहीं देना है। और वोट किसको देना है कि अगर विपक्ष में कोई खड़ा है जो मजबूत है उसको जाकर के आप वोट दे देते हैं। मतलब एक छवि हो गई है कि अगर कोई विपक्ष यह साबित कर दे कि वो बीजेपी का घुर विरोधी है, उससे जो है बिल्कुल दुश्मनी जैसी स्थिति है, तो मुसलमान उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं कि नहीं, ये बीजेपी को गाली देता है, ये पार्टी जो है बीजेपी की विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है, तो चलिए इसको वोट दे देते हैं। भले ही उनके समुदाय से कोई कैंडिडेट खड़ा हो या ना हो, लेकिन वोट जो है विपक्ष को ही पड़ेगा। इसके कारण क्या होता है कि मुस्लिम वोटों का तुष्टिकरण हो जाता है, उसमें जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन होने के ध्रुवीकरण जब हो जाता है, इससे क्या होता है, ना वो कैंडिडेट जीत पाता है, क्योंकि बट जाते हैं ना लोग, फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है। अल्टीमेटली अंततः नुकसान जो है वो मुसलमानों का ही हो जाता है। तो आपको बताऊं, लास्ट में एक कहानी आपको मैं सुनाता हूं। एक विश्लेषण हो रहा था जिसमें एक गुजरात के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मुस्लिम ही थे। उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया के चुनाव को अगर हम एक पुलाव की तरह ले, तो उसमें मुसलमान जो है वो गरम मसाला है, जिनके बिना पुलाव नहीं बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब पुलाव बन जाता है, यानी इलेक्शन खत्म हो जाता है और खाने से पहले सबसे पहले गरम मसाला ही निकाल के रखा जाता है, उसके बाद खाना शुरू किया जाता है, वही हालत देश में मुसलमानों के साथ है। चुनाव के से पहले मुसलमान के लिए सारे कुछ किए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद 5 सालों के लिए कुछ नहीं किया जाता है। और बिहार में भी ऐसा ही होता है। जो भी दल हो, साधने के लिए न जाने कितने जतन करते हैं, कितने तरह से उनकी पैरोकारी करते हैं, लेकिन जीतने के बाद स्थिति जस की तस है। कोई विकास नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, नहीं शिक्षा में, नहीं स्वास्थ्य में, नहीं रोजगार में। तो कैसी लगी हम लोग की ये डिस्कशन, आप जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।